अपने यूपीएससी जर्नी में मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो बहुत हार्ड वर्किंग है एंड जिनमें बहुत पोटेंशियल है, बट स्टिल उनका प्रीलिम्स रिपीटेडली क्लियर नहीं हो रहा। उन सब में मैंने ये कॉमन चीज़ नोटिस करी है कि वो सभी लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस्ड रहता है और इस चक्कर में इजी क्वेश्चंस गलत कर देता है। मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जैक्टली यही गलती करी थी। उस समय मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, यूट्यूब पर भी ऐसे फ्री में उतना गाइडेंस अवेलेबल नहीं था। But now the situation is different, and I can tell you guys with complete confidence that your primary focus should be on solving easy and moderate questions. And to prove this point, आप ये क्वेश्चन देखो CSE 2023 का। आप देखो कि ये इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है, लिटरली एग्जाम लक्ष्मीकांत के चैप्टर के नेम्स है। ये CSE 2023 का क्वेश्चन है। 10 सेकेंड्स। इसका करेक्ट आंसर है ओनली वन। सिर्फ और सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, ये सब लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। ऑल ऑफ दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। ये कितना सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन था, एंड ये सिविल सर्विसेज में आया है। इतना सिंपल क्वेश्चन। शी इज़ राइट अबाउट इट। ये पेपर जियो साइंटिस्ट, सिविल सर्विसेज जियो साइंटिस्ट से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। शी इज़ राइट, ओवरऑल ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट हमारा फोकस ओवरऑल पे नहीं है। हमारा फोकस है कि सारे इजी क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है जो बहुत इजी होता है सिविल सर्विसेज में। एंड हाउ डू वी प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस? बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी। वो हमारा गोल है। PYQs नंबर 1। PYQs आई एम होपिंग आप लोग खुद से कर लेंगे, एंड क्वेश्चंस ऑफ अदर एग्जाम्स जो हम लोग अभी इस वीडियो में करेंगे, इस वीडियो सीरीज़ में। हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूपीएससी ओवर सिंप्लीफाइड। लेट अस बिगिन। ये अल्टीमेट PYQ सीरीज़ का पार्ट 5 लास्ट पार्ट है ये, एंड दीज आर दी अदर 4 पार्ट्स। बट आप किसी भी क्रोनोलॉजी में देख सकते हो, इसे कोई इशू नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले, यू शुड डेफिनेटली वॉच ऑल दीज पार्ट्स। इनमें मैंने काफ़ी एग्जाम्स के काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं जो लास्ट सिक्स मंथ्स में यूपीएससी ने कराया है। मैंने ऑलमोस्ट, एंड आई हैव चेरी पिक्ड द क्वेश्चंस दैट आर मोर रेलिवेंट फॉर यूपीएससी, स्पेशली टॉपिक्स जो ऑफ्ट रिपीटेड है या न्यूज़ में है। ऑल ऑफ दैट आई हैव ट्राई टू कवर इट। सेम वही मेथड रहेगा। मैं 10 सेकेंड्स रुकूंगा आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। ओके, अगर आपको लग रहा है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, प्लीज़ फील फ्री टू इंक्रीज द स्पीड टू 1.25x या 1.5x, जो भी आपका सूटेबल हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 5 सेकेंड्स। आंसर लगाने से पहले हमेशा ध्यान देना कि क्या पूछा है। इज़ और आर करेक्ट पूछा है, यहाँ पे भी करेक्ट आंसर ही पूछा है। सो द आंसर हियर इज़ नाइदर। उन्होंने बस चेंज कर दिया है। ओके, मैंने हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट 2023 में ये सॉल्व किया, राइट? एंड आप देखो ये एग्जैक्ट सेम चीज़ उन्होंने दोबारा पूछ दिया है यहाँ पर अ फ्यू मंथ्स लेटर। CBI DSP LDCA का एग्ज़ाम जो मार्च 2024 में हुआ है। दिस एग्ज़ाम टुक प्लेस इन मार्च 2024। LDC लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, बट इसका पैटर्न एग्जैक्टली मैच कर रहा है फ्रॉम सिविल सर्विसेज। इसलिए हम लोग इस एग्ज़ाम पे बहुत स्ट्रांगली फोकस करेंगे इस पेपर पे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following international organizations considers its core responsibility as providing financial help to member countries which are experiencing balance of payments problems? 10 seconds. इसका आंसर है IMF। बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड हमेशा IMF है। कहीं पर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स दिखेगा बिटवीन ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ऑल ऑफ दैट इज टेकन केयर बाय IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960, which one of the following rivers was not allocated to India for its exclusive use? ये NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। 5 सेकेंड्स में रुक रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है चेनाब। मैं क्विकली ड्रॉ कर देता हूँ। ये इंडस है, ये झेलम है, ये चेनाब है, ये रावी है, ये ब्यास है, ये सतलुज है, एंड ये पंचनाद है। ओके, दीज आर द रिवर सिस्टम।
सतलुज एक्चुअली यहाँ से आ रहा है काफ़ी फार। जो ऊपर के 3 रिवर्स हैं, मतलब ये पाकिस्तान को दे दिए गए थे। नीचे के 3 रिवर्स का एक्सक्लूसिव राइट इंडिया को दे दिया गया था, ये और ये। ओके, सो आपको ऑर्डर में याद रखना है। कैसे और कैसे याद रखेंगे? इंडस, झेलम, चिनाब। आप लिख लो कहीं पे, बार बार लिख लो ये लेटर्स को, तो याद हो जाएगा। फर्स्ट लेटर्स ऑफ दीज रिवर्स। ओके, IJCRBS, इस ऑर्डर में। ऊपर के 3 पाकिस्तान, नीचे के 3 इंडिया। ओके, consider the following statements about Harappan civilization. It provides the earliest evidence of garlic. Ornaments and precious metals have been discovered at different sites. Exclusive use of burnt bricks is a unique feature. 10 seconds. The correct answer is A. आप यहाँ पर अगर देखोगे, look at the words exclusive use of burnt bricks. इसका मतलब ये आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ करते थे, एक्सक्लूसिवली, नथिंग एल्स। मतलब बेक्ड ब्रिक्स यूज़ नहीं करेंगे, वो मड ब्रिक्स यूज़ नहीं करेंगे। ओके, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से फॉर अ सिविलाइजेशन जो इतना वास्ट हो, जिनके जो थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स में जो फैला हुआ हो, एंड ये एक्सेप्ट कर लेना कि नहीं ऑल ऑफ देम एक्चुअली जस्ट यूज्ड बर्न्ड ब्रिक्स। कोई भी पर्सन अपना घर नहीं बनाया था विथ मड ब्रिक्स, वेरी डिफिकल्ट। ये स्टेटमेंट जो है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू निगेट मतलब इसका नेगेटिव बनाना बहुत डिफिकल्ट है, ये प्रूव कर पाना, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, ये आप इंटेलिजेंट गेस करके ये स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हो। एंड ये जो है, ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है। ये उसी वे में ये पॉजिटिव है। मतलब क्या एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा सकता है कि ऑर्नामेंट्स एंड प्रीशियस मेटल्स कहीं नहीं मिला है पूरे हड़प्पन में? एब्सोल्युटली नॉट। ओके, सो बिना पढ़े भी इसे सॉल्व किया जा सकता था, ऑल्दो दिस इज़ फेयरली ईजी। कई बुक्स में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2। सिर्फ 3 एलिमिनेट करने से हो जा रहा है, एंड 2 तो करेक्ट है, उससे भी आप कर सकते हो, तो 50-50 तो पहुंच ही जाओगे फिर भी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? यहाँ पर ध्यान देना है, फाउंडिंग मेंबर पूछा है। 5 सेकेंड्स। द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। ब्रिक्स का है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये चीज़ याद रखना, ब्रिक्स। ओके, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंडिया, चाइना, रशिया, तीनों यहीं पे है। बांग्लादेश इज़ द वन जो ब्रिक्स में बिलोंग नहीं करता है। नाउ बांग्लादेश इज़ अ मेंबर ऑफ एनडीबी, बट इनिशियल सिर्फ ब्रिक्स के मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बीम्सटेक, इज लोकेटेड इन 5 सेकेंड्स। इसका आंसर है डी, ढाका, बांग्लादेश में। ओके, इस तरह से आपको सार्क इज़ द नेक्स्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। सार्क का कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ इंडियाज फेडरलिज्म? A. India's federalism is based on the doctrine of separation of powers. B. The Supreme Court of India is independently entitled to interpret the Constitution. C. There are different tiers of the government and each tier has specified jurisdiction. D. Sources of revenue for each level of the government are specified. काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, बट स्टिल मैं 10 सेकंड्स रुक रहा हूँ, और टाइम चाहिए आप पॉज कर लेना। इसका आंसर है ए, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये स्लाइटली डिफिकल्ट है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रखना है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमेशा याद रखना है, वो गोल है, गोल मतलब वो चाहत है कि ऐसा हो फेडरलिज्म में जिसमें एग्जीक्यूटिव इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, लॉ मेकिंग बॉडी एंड लॉ एग्जीक्यूटिंग बॉडी दोनों एकदम अलग होने चाहिए, तो वो ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। ओके, इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर में ही बैठता है एंड वही लॉ लाता है। ओके, जो एग्जीक्यूटिव है, लॉ मेकिंग का जिम्मेदारी उसी का है। सो इंडिया इज़ नॉट
based on the doctrine of separation of powers. Next question. बाय द वे एग्जाम्पल अगर देना है ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर देन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द सेनेट जो टू हाउसेस हैं वो दोनों का पार्ट नहीं होता है प्रेसिडेंट को उससे कोई मतलब नहीं होता है. ओके. वाइकॉम मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशूज? लैंड राइट्स ऑफ द पेजेंट्स ऑफ केरला, टेम्पल एंट्री स्ट्रगल इन केरला, राइट्स ऑफ फिशिंग कम्युनिटी इन कर्नाटका, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कल्टिवेशन इन तमिलनाडु. बहुत ही ईजी है, 5 सेकेंड्स. ये स्पेक्ट्रम का है, स्पेक्ट्रम से डायरेक्टली आया है ये क्वेश्चन. ओके. टेम्पल एंट्री इज़ द करेक्ट आंसर. मैं केरला से याद रखता हूँ, के केलप्पन वॉज अ लीडर. ओके. स्पेक्ट्रम में क्लियरली दिया हुआ है, इसे मैं हमेशा बोलता हूँ स्पेक्ट्रम आप नहीं छोड़ सकते हो. आप एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी इज सेकेंडरी, स्पेक्ट्रम इज योर प्राइमरी सोर्स. विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज इनिशिएटेड बाय ज्योतिबा फूले? 5 सेकेंड्स, नहीं 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स ले लो, 10 सेकेंड्स रुक रहा हूँ मैं. इसका करेक्ट आंसर है सत्यशोधक समाज. ओके. जात पात, ये जात पात है, इंग्लिश में करेक्टली नहीं लिखा था. जात पात तोड़क मंडल वॉज, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दे रहा हूँ इन केस यूपीएससी माइट आस्क दिस, क्योंकि यूपीएससी ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनाता है, दैट इज वाई. ओके. जस्टिस पार्टी वॉज मेड बाय, हरिजन सेवक संघ वॉज मेड बाय गांधी जी. ओके. Consider the following statements with respect to earthquakes. The point where energy is released is called hypocenter. The point on the surface nearest to the focus is called epicenter. 5 seconds, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा. इसका करेक्ट आंसर है सी. ये अगर अर्थ का सरफेस है एंड जो एनर्जी था वो इस यहाँ पे इस पॉइंट पे रिलीज़ हुआ, देन इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपो मतलब यूजुअली क्या होता है? नीचे. ओके. हाइपो यूजुअली मतलब नीचे, हाइपर मतलब क्या होता है? ऊपर. सो दैट इज़ हाइपोसेंटर, जो सरफेस के नीचे होता है. ठीक उसके ऊपर जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है, जो क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर. नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट कॉजेज वेरिएशंस इन इंसोलेशन? इंसोलेशन क्या है? कितना धूप पड़ रहा है. 10 seconds. The correct answer is D, vegetation cover on the earth's surface. ये 11th NCERT फिजिकल ज्योग्राफी में दिया हुआ है, एकदम वर्ड बाय वर्ड दिया हुआ है, इसी ऑर्डर में दिया हुआ है. ओके. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. अगर आप NCERT आपने किया है, नहीं किया है, अभी भी बहुत टाइम है, 70 days टू गो. कर लो क्विकली, NCERT कर लो. 4 NCERT बुक्स हैं, आपका ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा. ओके. Subduction zone with reference to plate tectonics is associated with which of the following plate boundaries? 5 seconds ही रुक रहा हूँ मैं. अगर आप ध्यान दोगे तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब एक सही होगा तो दूसरा सही नहीं होगा, मतलब कि नाइदर कभी नहीं होगा, बोथ कभी नहीं होगा. इजी इम्प्लीमेंटेशन, राइट. ये लॉजिक आप एग्जाम में ज़रूर यूज़ करना. कन्वर्जेंट इज द करेक्ट आंसर, ये भी NCERT बुक में दिया हुआ है. Who among the following Chola kings conquered and annexed the Maldives? 5 seconds. मैंने ये सोर्स फॉलो किया है फॉर एंशियंट हिस्ट्री विच इज़ तमिलनाडु ओल्ड 11th स्टैंडर्ड, एंड उसमें ये क्लियरली दिया हुआ है राजा. ऑल्दो ये कई जगह पर दिया हुआ है, आई एम प्रीटी श्योर NCERT में भी किसी एक NCERT में ये दिया हुआ है. Who among the following constructed the Kailasanath temple at Kanchipuram? 5 seconds. इसका करेक्ट आंसर है नरसिम्हा वर्मन टू, हुज नेम वॉज राजसिम्हा. ये नितिन सिंघानिया बुक में टेम्पल वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ, उसमें ये दिया हुआ है. ओके. नेक्स्ट. हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस ट्रैवल बुक रेला? अगेन 5 seconds. आइदर यू नो इट और यू डोंट. अगेन इसका सोर्स है नितिन सिंघानिया. इसका करेक्ट आंसर है इब्न बतूता.
ऑल्दो ये NCERT 12th में भी दिया हुआ है, आई एम प्रीटी श्योर NCERT 12th में ये दिया हुआ है। थीम्स करके जो बुक सीरीज़ है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये भी कर लो। ऑल्दो इसका नोट नितिन सिंघानिया में बना हुआ है, नोट्स जो एसेंशियल पार्ट है वो नितिन सिंघानिया में कवर्ड है, बट अगर दिल से आपको मन है NCERT करने का तो आप कर लो। ओके, जैसे अलबिरूनी का किताबुल हिंद, ये भी पता होना चाहिए। ओके, किताबुल हिंद। नेक्स्ट, insurance penetration is measured as the ratio of insurance premium to population, the percentage of insurance premium to GDP, the percentage of insurance premium to per capita income, the ratio of insurance premium to market capitalization। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, इनकेस याद नहीं आ रहा रिकॉल करने की कोशिश करो, नहीं भी अगर पता है तो भी लॉजिकली आप 50-50 पहुंच जाओगे। इसका करेक्ट आंसर है बी, द परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू GDP। ये मृणाल सर के नोट्स में है, मृणाल पटेल सर के नोट्स में है, उसमें कर सकते हो। और तो कोई सोर्स मैं फॉलो नहीं करता हूँ तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बट आई एम प्रीटी श्योर ये बहुत बहुत कॉमन सा चीज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, और भी जगह पर होगा ये, इसका डिटेल दिया हुआ। ऑल्दो ये तो नहीं हो सकता था। Which of the following statements about revenue and primary deficit is or are correct? क्योंकि बस आपको रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट याद होना चाहिए। ये NCERT में भी है, और तो मैं एकदम रिकमेंड नहीं करूँगा ये पढ़ने के लिए, एंड ये इसमें भी है, मृणाल पटेल के लेक्चर्स एंड नोट्स, ये बेस्ट सोर्स है मेरे ओपिनियन में। 5 seconds। द करेक्ट आंसर इज C, बोथ आर करेक्ट। ओके, ऐसे यहाँ पर टोटल लिखना चाहिए था उनको, टोटल वर्ड मिसिंग है यहाँ से, बट मैं करेक्ट मान रहा हूँ स्टेटमेंट को विदाउट द टोटल वर्ड। ओके, प्राइमरी डेफिसिट इज़ बेसिकली जो पुराना जितना भी हर बार डेफिसिट होता है, राइट, मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करती है एंड रिकवरी कम हो पाता है उस पैसे का टैक्सेशन से। सो व्हाट डज गवर्नमेंट डू, वो लोन लेता है टू ब्रिज दैट गैप। तो पुराने जितने लोन्स चले आ रहे हैं ना, उसका इंटरेस्ट पेमेंट हर साल करना पड़ता है, और हर साल नया लोन लेना पड़ता है। दिस गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो प्राइमरी डेफिसिट उसको बोलते हैं कि बस इस साल का डेफिसिट सोचते हैं, पुराने जितने इंटरेस्ट पेमेंट्स है उसको हटा कर देखते हैं पहले कि इस साल हम लोगों ने क्या किया, तो वो है प्राइमरी डेफिसिट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स आर करेक्टली मैच्ड? ये स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं 10 सेकंड्स रुक रहा हूँ, और टाइम चाहिए तो आप पॉज कर लेना या बैक चले जाना। इसका करेक्ट आंसर है, मेरी नज़र में अभी तक इसका एग्जैक्ट आंसर आया नहीं है UPSC का, बट आई थिंक द करेक्ट आंसर इज़ ऑल 4। ओके, अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑल 4 करेक्ट आंसर बन रहा है। स्पेक्ट्रम में नागा मूवमेंट हाइपू जननांग के बारे में ही दिया हुआ है, हिराका मूवमेंट रानी गडिंडू का ही दिया हुआ है। ओके, रानी गडिंडू वॉज कज़न सिस्टर ऑफ हाइपू, दे वर कज़न्स। ओके, एंड मोस्ट प्रोबेबली हाइपू जननांग के मरने के बाद रानी गाजिनल्यू took up that religious movement that was initially established by Haipu. Okay, so apologies if my pronunciations are wrong, but yes, Hiraka movement I think originally was started by her cousin brother Haipu. Okay, why are we studying this? Because गवर्नमेंट का इस पर ध्यान था दिस पर्टिकुलर ईयर, एंड PIB वगैरह अलग अलग जगह पर गवर्नमेंट ने कई बार ये मेंशन किया दीज टू प्लेसेस, ये दीज टू पर्सनैलिटीज़। ओके, सो वी नीड टू रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली। ओके, रंपा रिबेलियन तो कई बार UPSC पूछ चुका है अलग अलग एग्जाम में, आई थिंक 2022 में भी किसी एग्जाम में आया था। ओके, नॉट बिकॉज ऑफ द RRR मूवी, आई होप उसमें यही कैरेक्टर था, अल्लूरी सीताराम राजू वॉज द कैरेक्टर, फिक्शनलाइज्ड वर्जन, बट यस। एंड संथाल रिबेलियन, सिद्धू कानू जो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, दीज वर ब्रदर्स, एंड इनके नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं झारखंड में। ये सारा डेटा ऑल ऑफ दैट इज़ गिवन इन स्पेक्ट्रम, ऑल 4। तो अब आप बोल सकते हो कि ये याद नहीं हो पाता है, रिविजन इज़ द ओनली वे टू डू इट। बार बार मैं ये चीज़ बोलता हूँ, रिविजन, यू मस्ट रिवाइज, रिविजन इज़ वेरी एसेंशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वीर शैव मूवमेंट इज और आर करेक्ट? वीर शैव फॉलोअर्स आर ऑल्सो नोन एज लिंगायत्स। द मूवमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ बैशवेश्वरा। थर्ड, द मूवमेंट बिकेम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 10 seconds।
द करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट आई डोंट नो वॉट एग्जैक्टली दे आर एमिंग फॉर यहाँ पर। इंस्टीट्यूशनलाइज का एग्जैक्ट क्या मतलब है, दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, बट आई फील कि ये सही है। उनके भी अपने रिचुअल्स एंड अपने तौर तरीके इस्टेब्लिश हो गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी दैट्स वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट। फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली करेक्ट। लिंगायत एंड वेश्या भी एनसीईआरटीज में भी दिया हुआ है, नितिन सिंघानिया में भी दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज करेक्ट। द मूवमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ बासवेश्वरा, ये भी करेक्ट है। ओके, बासवना को ही बासवेश्वरा बोलते हैं, बट हर जगह फॉर सम रीज़न बासवना नेम, बट बासवेश्वरा इज ऑल्सो हिज ओन नेम, हिज नेम ओनली। ओके, नेक्स्ट, the provision for 1/3 representation for women in the local self-government has been introduced in the Constitution of India through, याद रखना अभी जो 106th amendment आया to the Constitution amendment, ये किस चीज़ पर था? ये था पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स में 33% विमेन रिजर्वेशन के लिए। और क्या था इसमें? सनसेट क्लॉज है। सनसेट क्लॉज क्या होता है? मतलब दिस विदाउट लॉ मेकिंग, कोई और एडिशनल लॉ का ज़रूरत नहीं है, विदाउट लॉ मेकिंग 15 ईयर्स सिंस व्हेन इट स्टार्ट्स, उसके 15 साल बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, दीज आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस, एंड ये न्यूज़ में था दिस थिंग, मे बी दैट इज़ वाई दे आस्क्ड इट। ओके, तो ओरिजिनली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब पंचायत्स एंड अर्बन बॉडी में 33% रिजर्वेशन है। कैसे, मतलब किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है? 5 सेकेंड्स। का करेक्ट आंसर है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ये वही एक्ट है जिससे एक्चुअली पंचायत आए हैं। ओके, सो सेम एक्ट में ही रिजर्वेशन था, ऐसा नहीं था कि अलग से अमेंडमेंट करना पड़ा। द ओरिजिनल एक्ट इटसेल्फ हैड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। Consider the following statements with respect to the asthenosphere. It extends from the lower crust to the upper mantle. It is the main source of the magma that finds its way to the surface of the earth during volcanic eruptions. 10 seconds. The correct answer is both. Although और भी sources हैं magma के जो surface पे आता है, there are other sources of magma. Okay, but ये main source है, NCERT says so we are going to go with this only. Okay, मैं भी इसमें सी ही लगाता एग्ज़ाम में विदाउट एनी डाउट। मैं डायग्राम बना देता हूँ वेरी क्विकली। ये पतला इज़ द क्रस्ट, फिर दिस इज़ द एस्थेनोस्फेयर, ये है एस्थेनोस्फेयर। ओके, दिस इज़ द मैंटल। सॉलिड लिक्विड वाला अगर हम लोग देखेंगे ना तो इसे मेसोस्फेयर बोलना सही हो जाएगा, मेसोस्फेयर ये भी बोला जा सकता है। ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये फिर लिक्विड है, ये फिर सॉलिड है, और ये अर्थ का क्रस्ट पहुंच गए हम लोग। पहले जो इनर मोर कोर है वो क्या है? सॉलिड है, फिर क्या है? लिक्विड कोर है, फिर क्या है? सॉलिड मैंटल है, फिर क्या है? लिक्विड मैंटल है, जिसको हम लोग एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। एग्जैक्टली उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं, वी डोंट नीड टू गो देयर। क्यों डिलीट किया मैंने? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड ओशन करंट? ओशन करंट्स याद रखना है, कोल्ड वार्म है, किस कोस्ट से बहते हैं, किस कंट्री के पास बहते हैं, ये डिटेल हमें पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? एटलस से पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्टिनेंट में किस कोस्ट पर कौन सा कंट्री है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे नॉर्थ अमेरिका में पैसिफिक कोस्ट में, पैसिफिक कोस्ट पे कौन सा कंट्री है, क्या बोलोगे? 3 कंट्रीज, यूएस, कनाडा, मैक्सिको, तीनों। ईस्ट पे भी वही है, मतलब अटलांटिक कोस्ट में भी वही है, पैसिफिक कोस्ट में भी वही है। ओके, इस तरह से याद रखना है, हर एक एक डिटेल पता होना चाहिए। उस तरह से आप जब आप करंट याद रख लोगे कौन सा करंट कहाँ पर है, ईजिली सॉल्व होगा। ओके, क्योंकि देर आर थंब रूल्स, मैं अभी बता दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। 5 सेकेंड्स, पहले आप ट्राई कर लो ये। द करेक्ट आंसर इज कुरोशियो करंट। ठीक है, जो कोल्ड करंट नहीं है, ऑल दीज 3 आर कोल्ड, ये वार्म है। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब आप जब देखोगे एक चीज़, किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पे वार्म करंट है, ईस्ट कोस्ट पे वार्म करंट है,
ईस्ट कोस्ट पे क्या है, वार्म करंट है, वार्म करंट है, सारे ईस्ट कोस्ट है, मतलब वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन, मतलब ओशन का तो ये वेस्ट है ना, ये अगर ओशन है ये साउथ अटलांटिक है, राइट, साउथ अटलांटिक, उसका वेस्टर्न साइड जो कॉन्टिनेंट है उसका ईस्टर्न साइड होगा। सो वो ध्यान देना अगर जब क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली यही पूछते हैं कि रेनफॉल कम क्यों होता है या ज़्यादा क्यों होता है। से फॉर एग्जांपल दे विल आस्क वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में डिजर्ट्स क्यों पाए जाते हैं, यहाँ पे डिजर्ट्स क्यों हैं, दे विल आस्क, ओके। उसके पीछे रीज़न क्या है, कोल्ड करंट बहता है यहाँ पे, कोल्ड करंट, पेरुवियन करंट, ओके। इस तरह से जैसे कैनरी, पेरुवियन क्या क्या था यहाँ पे ऑप्शन में, बेंगुला, कैनरी एंड फॉकलैंड करंट, ओके। बेंगुला करंट इज़ हियर, कैनरी करंट इज़ हियर, फॉकलैंड करंट इज़ दिस वन, यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड्स है, सो उसको फॉकलैंड, ये दिस इज़ अ कोल्ड करंट, ओके। सो ये पूरा मैप आपको याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मैप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिंग to the formation of tropical cyclone is or are correct? Large sea surface temperature above 27 degrees Celsius, presence of Coriolis force, upper convergence over the sea level system. 10 seconds. इसका करेक्ट आंसर है ए 1 एंड 2। सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, वो है अपर कन्वर्जेंस ओवर द सी लेवल सिस्टम। ये नहीं हो सकता है क्योंकि इमेजिन दिस इज़ अ साइक्लोन, ये वर्टिकल सेक्शन है साइक्लोन का, ये कन्वर्जेंस चारों तरफ से हवा अंदर की ओर आ रहा है जो ऊपर की ओर उठ रहा है, एंड अपर लेवल पर डाइवर्जेंस है, दूर जा रहा है। गॉट इट, दिस इज़ हाउ अ साइक्लोन लुक्स लाइक। सो अपर कन्वर्जेंस नहीं होना चाहिए, अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, ओके। रिवर्स है, ट्रिब्यूटरीज है, मैच करना है। 10 सेकेंड्स, पॉज कर लेना इसमें ज़्यादा टाइम अगर चाहिए तो। इसका करेक्ट आंसर है बी, नुब्रा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। कोई जैसे ज़ांस्कार किसकी ट्रिब्यूटरी है, यूपीएससी शायद पहले पूछ चुका है, आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि पूछा है ज़ांस्कार, ये भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ओके। सो वी नीड टू नो द नेम्स ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स। कहाँ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ड्रेनेज करके एक पूरा चैप्टर है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट। अगर एनसीईआरटी का लैंग्वेज नहीं पसंद आ रहा है तो स्लाइटली बेटर लैंग्वेज है खुल्लर, उससे ये चैप्टर कर लो, वो भी बहुत अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वो डायग्राम बनाया था ना इंडस वाला, उसमें मैंने बताया था कि 5 नदी के मिला एंड देन इट बिकम्स पंचनाद विच फॉल्स इनटू इंडस, मैंने इसको पंचनाद बोला था, पंचनाद के नाम से, पंच मतलब 5। बट खुल्लर, द खुल्लर बुक्स सेज कि इसे वो पंचनाद नहीं बोलता, इसे वो सतलुज बोलता है, इसे भी वो सतलुज ही बोलता है। इट्स ऑल्दो 2021 में देयर वाज दिस क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी नदी है जो बाकी रिवर्स का पानी लेके फाइनली इंडस में मिलती है, विच रिवर फॉल्स इनटू फाइनली फॉल्स इनटू इंडस, एंड यूपीएससी वेंट विद द आंसर सतलुज, ओके। जब आप चैनल देखोगे ना, प्रेजेंट डे चैनल देखोगे तो लगेगा कि इट्स चेनाब, लाइक चेनाब जो बाकी झेलम वगैरह का पानी लेके आ रही है, एंड दैट गो स्ट्रेट, एंड सतलज आके ऐसे साइडवेज मिल रहा है। बट वैसे नहीं डिसाइड होता कि कौन सी मेन नदी है, कौन ट्रिब्यूटरी है, देर आर मेनी फैक्टर्स जिस पे डिसाइड होता है, ओके। सो द बुक सेज सतलुज, यूपीएससी वेंट विद द बुक ओनली। आई एम नॉट श्योर कि एनसीईआरटी ने क्या एग्जैक्ट बोला था, बट खुल्लर ने सतलुज ही बोला था, ओके। सो इसलिए मैं खुल्लर रिकमेंड करता हूँ कि यूपीएससी डज एग्री विद दिस बुक। एनीवे, सो या इंडस, ज़ांस्कार, नुब्रा मैंने बताया यहाँ पे, एंड द अदर ईजी वन वॉज कावेरी, कावेरी इज भवानी। सो यहाँ तक तो करना ईजी था, बट ऐसे इट इज़ डिफिकल्ट, दिस वॉज नॉट अ वेरी ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मैं क्लैरिटी देता हूँ। किसी एक में भी अगर एक भी ऐसा स्टेट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस नहीं करता है, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर यहाँ पर। 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन में हो सकता है यू माइट नीड मोर टाइम, और टाइम चाहिए पॉज कर लो, ओके। मैं आंसर बता रहा हूँ, द करेक्ट आंसर इज़ ए, ओके। नागालैंड से क्रॉस नहीं होता है ट्रॉपिक ऑफ। कोशिश करना है कि लेफ़्ट टू राइट याद रखो आप, ठीक है। स्टार्टिंग विथ गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिज़ोरम, ओके। इस तरह से याद रखना है। कौन कौन स्टेट्स नहीं हुए, मणिपुर कहीं है नहीं, मणिपुर नहीं दिया उन्होंने, नागालैंड दिया, नागालैंड इज़ वेरी नॉर्थ, कंपेरेटिवली काफ़ी नॉर्थ है,
नागालैंड के पहले मणिपुर आता है, मतलब इसके साउथ में, उसके बाद आता है मिज़ोरम, एंड मिज़ोरम से क्रॉस करता है वो जो लाइन है। ओके, सो वी आर सेफ। ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको इस ऑर्डर में याद रखोगे तो मैप की तरह से सोचोगे तो याद होगा। बहुत लोगों को लगेगा कि राजस्थान तो काफ़ी नॉर्थ में से क्रॉस नहीं होता है, बट जब आप मैप ड्रॉ करोगे ना तो देखोगे कि गुजरात, राजस्थान कम्स फेयरली साउथ, थोड़ा सा एक डिस्ट्रिक्ट गुजर जाता है ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Who among the following was the first Indian ruler to accept the subsidiary alliance system of Wellesley? This is very difficult question. मैंने जान के लास्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट डाला है, बट ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 10 seconds. द करेक्ट आंसर इज असफ जाह टू। कौन है ये? हैदराबाद का निज़ाम है, हैदराबाद से निज़ाम। टीपू सुल्तान नहीं हो सकता था आंसर, क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान नेवर एक्सेप्टेड सब्सिडियरी अलायंस। फोर्थ मैसूर वॉर में ही लॉस्ट टू द ब्रिटिश एंड वॉज किल्ड इन बैटल, ही वॉज किल्ड इन एक्शन। ओके, बाजीराव टू ही एक्सेप्टेड बट मच लेटर। आई एम टॉकिंग अबाउट, ये हुआ है 1800s में, 1810s में या 1820s में मे बी, मच लेटर दिस हैपेंड। सलाबत जंग इज़ ओल्ड, मतलब ये और पहले का है फ्रॉम हैदराबाद। डेट गलत है, डेट मैच नहीं कर रहा है। सो द फर्स्ट वन टू प्रॉपरली एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस वॉज फॉर्मली पूरा असफ जाह टू, अराउंड 1800 से जस्ट पहले, मे बी 1799 ऐसा कुछ होगा। ओके, यस, दिस वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अगर आप दो को भी एलिमिनेट करते हो, अगर आप बाजीराव टू एंड टीपू सुल्तान दोनों को अगर एलिमिनेट करते हो कि बाजीराव टू वॉज एनी वे मच लेटर, अगर ये दो आप एलिमिनेट करते हो तो 50-50 पहुंच जाता है। मैंने हमेशा मेंटेन किया 50-50 आपको ऑप्ट करना है हमेशा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, यू ऑप्ट दैट क्वेश्चन। गलत हुआ तो हुआ। ओके, आप अगर नोटिस करोगे, आप कैलकुलेट करोगे 10 बार अगर रैंडमली कॉइन उछालोगे 50-50 में, चूँकि पॉजिटिव मार्क्स ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, यू विल ऑलवेज कंक्लूड विथ अ पॉजिटिव मार्क्स, ऑलमोस्ट ऑलवेज। ओके, अगर लक एकदम ही आपके अगेंस्ट है तो कुछ नहीं हो सकता, बट लक अगर न्यूट्रल है तो आप पॉजिटिव मार्क्स ही लाओगे। 50-50 ऑप्ट करना है। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज़, बट ये ख़त्म नहीं हुआ। हम लोग PYQs पे अभी भी और भी चीज़ें करते रहेंगे। टेलीग्राम पे भी PYQ सॉल्व करते रहेंगे, सो टेलीग्राम चैनल इज़ ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, जो मोस्टली प्रीलिम्स फोकस्ड ही अभी रहेगा। जितना भी कंटेंट मैं बनाऊंगा प्रीलिम्स रिलेटेड, जितने भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, यू कैन कीप आस्किंग। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।